जब हम लोग इतिहास की किताबें पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे जाता है? या तो जैसे कोई ऊट पटांग राजा हो, उसकी अजीब सी हरकत हो, जैसे हम लोग वो उपकार कौन क्या में पढ़ते थे, वो कौन सी रानी है जो गधैया के दूध से नहाती है, तो इस तरह की चीज़ों पे ध्यान जाता है। कभी कभी ज़्यादातर ध्यान जाता है, ये थोड़ा विरोधाभासी हो गया है, पर ज़्यादातर ध्यान जाता है लड़ाइयों पर। पहले तो हम लोग लड़ाइयों की तारीख याद कर लेते थे कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, बक्सर की लड़ाई, पलासी की लड़ाई, खानुआ की लड़ाई, पानीपत की पहली दूसरी तीसरी लड़ाई, और फिर लड़ाई के ब्यौरों पर बात करते थे। आज के ज़माने में हम जो सबसे हालिया लड़ाइयाँ हैं उनके बारे में तो खूब सुनते ही हैं, जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई, जिसका एक बड़ा केंद्र हिंदुस्तान का टीवी भी है, क्योंकि वही बताता भी है पुतिन को कि कब हमला करो कब नहीं करो। पर इन सब से इतर जो दो बड़ी लड़ाइयाँ हैं जिनके बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा है खूब, और अब तो बड़ी अच्छी अच्छी उस पर डॉक्यूमेंट्री भी आ रही हैं, वो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई है। वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। कोल्ड वॉर चलता रहा था, जिसमें कहा गया कि दो सुपर पावर हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, अमेरिका और सोवियत संघ, इनके बीच आपस की प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चलता था। अब सोवियत संघ का जो नया अवतार है रूस, वो ताकतवर तो है पर पहले के जैसा नहीं है। तो अब अमेरिका और रूस का मुकाबला नहीं होता इकोनॉमी के फ्रंट पे, क्योंकि रूस पिछड़ भी गया था सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन के बाद। तो अब मुकाबला किस में होता है? अमेरिका और चीन में। तो जो कल्पनाशील व्यक्ति हैं या जो दुनिया की फिक्र करने वाले व्यक्ति हैं, वो इस चीज़ पर खूब विचार करते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच किस तरह का टकराव हो सकता है। एक तो पैसा खूब कमाने वाली होड़ है, वो हो सकती है, हथियारों और टेक्नोलॉजी की होड़ तो है ही, पर क्या कभी दोनों जंग के मैदान में आमने सामने आ सकते हैं? आप पूछ सकते हैं कि आज इन बातों का भला क्या फ़ायदा? इसलिए फ़ायदा है क्योंकि एक बयान आया और उसके बाद से अमेरिका और चीन की ताकत, किसके पास कितने एटम बम हैं, किसके पास कितने फाइटर प्लेन हैं, किसके साथ कितने देश खड़े हैं, इन सब की बात दबी ज़बान में होने लगी है। और अगर अमेरिका और चीन के बीच लड़ाई होती है तो उसमें ताइवान का एंगल क्या है? ताइवान की वजह से लड़ाई हो सकती है क्या? ताइवान की हिस्ट्री क्या है? और जापान इन सब से इतना चिंतित क्यों है? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बुरी तरह हारने के बाद तो जापान पर बहुत प्रतिबंध लादे गए थे, और तब से अब तक ये तय हुआ था कि जापान तब तक किसी जंग में हिस्सा नहीं ले सकता है जब तक उसके ऊपर ही हमला ना हो जाए। वहाँ पे जो मिलिट्री का बजट है वो 1% से भी कम रहता था, पर अब जापान को लग रहा है कि हमको अपनी आर्मी तैयार करनी पड़ेगी। तो जापान की आर्मी तैयार होगी अगर, तो क्या उससे चीन पर और दबाव बढ़ेगा, और चीन जो इधर उधर घुटर पुटर करता रहता है उस पर थोड़ा अंकुश लगेगा। ये सब आज जानेंगे किसके प्रोग्राम में? आपके प्रोग्राम में, प्रोग्राम जिसका नाम दुनियादारी है और जिसका होस्ट मैं यानी सौरभ द्विवेदी। तो आइए शुरू करते हैं दुनियादारी। दुनियादारी में पहले हम आपको कुछ पुराने बयान और किस्से कहानी सुनाएंगे और फिर आएंगे कोर इशू पर। 26 मार्च 2022 की बात है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं श्री जो बाइडन, वो पोलैंड में एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। तब उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक बात कही। बाद में उनके सहयोगियों ने कहा गलती हो गई, हमारे मुंह से निकल गई, पर निकल गई तो निकल गई, और खूब बवाल कटा। क्या कहा था बाइडन ने पुतिन के लिए? श्री पुतिन के लिए कहा कि ईश्वर के लिए ये आदमी अब और सत्ता में बना नहीं रह सकता। इतना कहते ही व्हाइट हाउस में हंगामा। प्रेस सेक्रेटरी लोगों को समझा नहीं पा रहे थे कि बाइडन के कथन के मायने क्या हैं। एक क्लैरिफिकेशन जारी हुआ। ये कहा गया कि बाइडन रूस में सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे थे। आप समझिए कि दुनिया में डिप्लोमेसी के लेवल पे बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है अगर किसी एक देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को बदलने की बात कहे या ऐसा इरादा जाहिर करे, सीधा दखल माना जाता है। इससे कुछ रोज़ पहले भी एक हंगामा हुआ था जब बाइडन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल, युद्ध अपराधी बताया था। तब भी स्पष्टीकरण आया था कि बाइडन लीगल मायने में वॉर क्रिमिनल की बात नहीं कर रहे थे। अब क्या कर रहे थे ये बाइडन जाने। हिंदी में इन पूरे इस तरह की घटनाओं के लिए एक मुहावरा चलता है, जबान फिसल जाना, और अमेरिकी पॉलिटिक्स में इस तरह के वाक्यों के लिए गैफ शब्द का इस्तेमाल होता है। हिंदी में तर्जुमा करें तो सार्वजनिक स्थान पर बिना मंशा के की गई कोई अव्यवहारिक टिप्पणी। लेकिन अब ये मायना बदल गया है इस शब्द का। कैसे बदला है? एक अमेरिका के पत्रकार हैं, नहीं, अमेरिका एक है, उसके एक पत्रकार हैं
भाई साहब का नाम है माइकल किंसले। उन्होंने इस गैप शब्द की एक नई परिभाषा दी है। कहते हैं इसका मतलब है जब कोई नेता सच बोल दे, एक ऐसा सच जिसे बोलने की उससे अपेक्षा नहीं की जाती, उम्मीद नहीं की जाती, बेध्यानी में या अप्रत्याशित रूप से खरा सत्य बोल दे। और अब क्या ये सत्य दोबारा बोल दिया गया है? जी, और केंद्र में वही कथानायक हैं जो बाइडेन। अब की उनकी जबान ऐसी फिसली है कि बात सीधे चीन के दिल में नश्तर की तरह चुभ गई है। हुआ यूं कि जापान में एक प्रेस वार्ता चल रही थी। इसमें बाइडेन से सवाल पूछा गया कि क्या जरूरत पड़ने पर वो ताइवान को सैन्य मदद देंगे। बाइडेन ने दो टूक जवाब देते हुए कहा, हाँ हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं। और इसी के साथ बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि अमेरिका की आधिकारिक पॉलिसी वन चाइना की है। अमेरिका ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देता। अब तक ताइवान को लेकर अमेरिका की नीति स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी की, यानी थोड़ा सा ऐसा दुविधा वाली सी रही है कि बहुत क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्विटी है। यानी सीधे तौर पर अमेरिका कुछ भी कहने से बचता रहा है डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब जो बाइडेन ने जो कह दिया तो लोगों को लगा कि अमेरिका का रुख बदल गया। फिर ये सवाल भी हुआ कि सिर्फ जबान फिसलने का मामला है या कुछ मैसेजिंग भी दी जानी थी। बात इस पर भी हो रही है कि ये जापान में कहा गया तो जापान में किस तरह की रिएक्शन आ रही, क्योंकि वो वर्ल्ड ऑर्डर से जुड़ी हुई बात है। अब दुनियादारी में इतनी सारी चीज़ों पर आज बात होनी है। 21 मई के रोज़ की बात से बात शुरू होगी। इस दिन जो बाइडेन जापान की धरती पर पहुंचे, पर इस दिन एक काम और भी हुआ जिस पर कम लोगों की नजर गई। चीन ने अपने 12 फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में भेज दिए। पर यह कोई नई बात नहीं है। पिछले 1 साल से चीन लगातार ताइवान की जो एयर स्पेस है, यानी जो उसका आसमान है, उसमें दखल दे रहा है। पर इस बार एक कंटेक्स्ट था इस टेक्स्ट का। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, आशंका के तौर पर ही सही, एशिया में भी ये बात कही जाने लगी है कि अगर रूस यूक्रेन पर चढ़ाई कर सकता है तो चीन भी तो ताइवान पर चढ़ाई कर सकता है। रूस की चढ़ाई के बाद दुनिया की रिएक्शन हमने देखी। रूस ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया तो हमने वो भी देखा। मिलिट्री इन्वेजन को जो लोग अब एक ऑप्शन नहीं मान रहे थे, उसका भी हमने स्वाहा होते हुए थ्योरी को देखा। तो क्या चीन ताइवान पर हमला करेगा तब भी ऐसा ही होगा? बाइडेन के जापान दौरे में जो टिप्पणियां हो रही हैं उसे इसी सवाल की रोशनी में देखा जा सकता है। बाइडेन का जापान का ये पहला दौरा है। हमने आपको बताया था कि इस मौके पर वो क्वेड समिट में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही 12 एशियाई देशों के साथ एक नए गठबंधन की नींव भी रख रहे हैं। जो बाइडेन का अमेरिका का इरादा है इस गठबंधन के जरिए चीन पर नकेल कसने का। सोमवार 23 मई के रोज बाइडेन ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का अनावरण किया। अमेरिका को जोड़ दिया जाए तो इस नए ब्लॉक, नए गठबंधन में कुल 13 देश हैं और इसके तहत इंडो पैसिफिक रीजन में सप्लाई चेन सहित ट्रेड और ऊर्जा समेत तमाम नए नियम और साझेदारियां तैयार की जाएंगी। अब ये इंडो पैसिफिक क्या है? हिंद महासागर का इलाका और प्रशांत महासागर का इलाका और इसके जो बीच का इलाका। आप यूँ समझो कि भारत के पूर्व की तरफ का इलाका और वो भी ऊपर की तरफ का, जिसमें चीन है, जापान है, साउथ कोरिया है, वियतनाम, ऐसे तमाम देश हैं और ये अमेरिका तक पहुंच जाता है बॉर्डर। और इन सब का मकसद क्या है गठजोड़ का? कि चीन इस इंडो पैसिफिक इलाके में अपनी मनमानी ना कर सके, अगल बगल के देशों को धमकाने की हरकत ना करे। इस नए ब्लॉक के अनावरण से 1 घंटे पहले बाइडेन प्रेस से रूबरू हुए और यहीं पर एक पत्रकार ने पूछ लिया अमेरिकी राष्ट्रपति से कि यूक्रेन में सैन्य हस्तक्षेप ना करने के पीछे तो आपके वाजिब कारण हैं, तो क्या ताइवान के मामले में भी अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा? क्वेश्चन मार्क था सवाल में। बाइडेन ने जवाब दिया। क्या बोले? हाँ, अमेरिका की यही नीति है। ताइवान को शक्ति के बल पर हासिल नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो इसके मायने यूक्रेन से भी गंभीर होंगे। अब ऐतिहासिक रूप से हमने आपको बताया कि अमेरिका चीन को ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग पर चेतावनी तो देता रहा है, लेकिन ऐसा क्लियर स्टैंड नहीं लिया। और ऐसी परिस्थिति में वो ताइवान की सहायता के लिए कितना दूर जाएगा, इस पर भी मुखर संकेत अब आए हैं। इस सवाल से पहले सभी अमेरिकी राष्ट्रपति कन्नी काटते रहे हैं। तो ये एक नया डेवलपमेंट है। जैसे ये डेवलपमेंट हुआ, यानी बाइडेन का बयान आया, चीन ने काउंटर मारा, कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक है। ताइवान पर अपना हक दोहराते हुए चीन ने कहा कि हम अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद पत्रकार बाइडेन और अमेरिकी प्रशासन से लगातार इस मामले में सफाई मांगते रहे, लेकिन उन्होंने आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस ने फिर एक क्लैरिफिकेशन दिया और क्या कहा? ताइवान के प्रति अमेरिकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है और इसी बात को राष्ट्रपति बाइडेन ने भी दोहराया है।
उधर वॉशिंगटन में डिफेंस सेक्रेटरी, अपने यहाँ जैसे मंत्री होते हैं ना, वहाँ पे सेक्रेटरी बोलते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी मतलब अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड, उनसे भी यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी यही क्लैरिफिकेशन वाला जवाब दोहरा दिया। पर साथ में एक बात और जोड़ी जो महत्वपूर्ण है, सुनिए क्या कहा उन्होंने। बोले कि ताइवान रिलेशन एक्ट के तहत हम ताइवान की रक्षा के लिए उसे मदद देने को प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका लगातार ताइवान को सैन्य उपकरणों से मदद देता रहा है, इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि बाइडेन के बयान में नया क्या है। अमेरिका ने अपने कई सहयोगियों से सैन्य समझौता किया है, मसलन नेटो के सदस्य देशों पर अगर हमला हुआ तो अमेरिका सेना उतारने के वादे से बंधा है। एशिया में अमेरिका ने कुछ ऐसा ही समझौता जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी किया है, पर ताइवान के साथ उसकी ऐसी कोई संधि नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे यूक्रेन में सेना उतारने के लिए अमेरिका की कोई संधि नहीं थी, वादा नहीं था, इसीलिए यूक्रेन को अमेरिका सैन्य हथियारों से मदद तो दे रहा है पर अपनी फौज वहां भेजने से उसने इनकार कर दिया। तो अब समझिए बाइडेन से जो सवाल पूछा गया वो इसी परिप्रेक्ष्य में था। मर्म यह कि यूक्रेन में तो अमेरिका ने सेना नहीं उतारी, क्या ताइवान के मामले में वो सेना उतारेगा, सैन्य दखल देगा? और इस सवाल के जवाब में बाइडेन हाँ कह गए और यहीं से हो गया बवाल। वैसे ताइवान की तरफ से बाइडेन के इस बयान का स्वागत किया गया। ताइवान के विदेश मंत्री ने बयान जारी कर बाइडेन को धन्यवाद दिया और बोले कि ताइवान अपनी रक्षा क्षमताओं में सुधार करना जारी रखेगा, साथ ही अमेरिका और जापान और दूसरे जो समान विचारधारा वाले देश हैं उनके साथ सहयोग को और गहरा करेगा। अब यहाँ पर एंट्री होती है जापान की, क्योंकि ये सब बयानबाजी जापान में हो रही थी क्वेड के सम्मेलन में, तो वहाँ से भी प्रतिक्रिया आनी लाजमी है, क्योंकि ताइवान और जापान पड़ोसी हैं, बहुत 65 मील का ही बॉर्डर का फासला है। शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, आपने खूब जिक्र सुना होगा इनका पहले भी, एक इंटरव्यू में उन्होंने बाइडेन के बयान पर टिप्पणी की, कहा कि यह जबान फिसलने जैसी कोई बात नहीं है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जानबूझकर संदेश दिया है। आधिकारिक बयान की बात करें तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने ताइवान में यूक्रेन जैसे संभावित सैन्य संघर्ष को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि रूस ने जिस प्रकार ताकत के दम पर यूक्रेन में स्टेटस को यानी यथास्थिति को बदलने की कोशिश की है, इंडो पैसिफिक रीजन में ऐसा कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि जापान के राष्ट्रपति ने ताइवान को लेकर अपनी जो देश की पारंपरिक नीति है उससे डिगना मुनासिब नहीं समझा और यही कहा कि जापान को लेकर हमारी नीति पहले जैसी ही है। अब ये नीति का क्या चक्कर है? एक्सपर्ट मानते हैं कि बाइडेन के बयान ने जापान के लिए एक जटिल स्थिति पैदा कर दी है। जापान के पश्चिमी द्वीप योनागुनी से ताइवान 65 मील की दूरी पर है। अगर ताइवान में लड़ाई छिड़ जाती है तो जापान भी इससे दूर नहीं रह पाएगा, पर उनके लिए मुसीबत दोहरी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही वो सशस्त्र संघर्ष से बचते रहे हैं और ये उनकी चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी थी। हम जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद वहाँ एक नया संविधान तैयार हुआ जिसके आर्टिकल 9 के तहत जापान तब तक युद्ध में नहीं घुस सकता जब तक कोई उस पर उसकी भूमि पर हमला न कर दे। नियमों के तहत जापान न्यूक्लियर हथियार भी नहीं रख सकता, तो वो अपनी सुरक्षा करता कैसे है? इसका जवाब है अमेरिका के जरिए। साल 1960 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत तय हुआ कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका जापान की मदद करेगा, पर एक पेच है इसमें, जरूरत पड़ने पर जापान को भी युद्ध में अमेरिका का साथ देना होगा। पिछले 60 सालों से जापान इसी संधि के तहत चलता आया है, इसलिए उसने अपनी मिलिट्री में कभी कोई इजाफा नहीं किया और एक नॉमिनल मिलिट्री बनाकर रखी। लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। कहाँ है अल्ताफ राजा? खैर, अमेरिका अब पहले जैसा अमेरिका नहीं लगता, उसके दोस्तों को भी, साझेदारों को भी। अफगानिस्तान प्रकरण के बाद सबने देख लिया कि अमेरिका कभी भी हाथ झाड़कर चल सकता है। यूक्रेन पर हमला हुआ है, उसके बाद से इस पर और भी बात होने लगी और जापान में भी अब ये मांग लगातार बढ़ रही है कि हम भी अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा करें। अब तक जापान अपने रक्षा बजट को जीडीपी के 1% से कम रखता था, पर इस साल पहली दफा उसका डिफेंस बजट जीडीपी के 1% से ज्यादा हुआ और मांग यह है कि जापान इस बजट को जीडीपी के 2% के बराबर करे। बड़ी बढ़ोतरी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे रक्षा बजट को लेकर लगातार मुखर हैं। पिछले महीने टोक्यो में एक सम्मेलन के दौरान उनका बयान आया कि जापान की रक्षा के लिए ताइवान की रक्षा जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि जापान पहले हमला करने की क्षमता हासिल करे। साथ ही शिंजो आबे ने अमेरिका की ताइवान नीति पर भी टिप्पणी की, कहा कि अमेरिका के लिए यह स्पष्ट करने का समय आ गया है कि वो किसी भी किस्म के चीन के आक्रमण के खिलाफ ताइवान की रक्षा करेगा। जापान की ताइवान को लेकर चिंताओं को समझने के लिए हम इसे रूस यूक्रेन घटनाक्रम से तुलना करके देखें तो स्पष्ट होगी चीज़ें। काफ़ी समानताएं हैं ताइवान और यूक्रेन में। दोनों सैन्य रूप से अपने विरोधी से कमज़ोर हैं।
चूंकि उनके विरोधी देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं, इसलिए यूएन से भी उन्हें मदद मिलने की कम ही उम्मीद है। अब बात अंतर की। यूक्रेन को पूरी दुनिया एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता देती है, जबकि ताइवान को मान्यता देने वाले देशों की गिनती उंगलियों पर है। यूक्रेन की तरह ताइवान यूएन का मेंबर भी नहीं। रूस का यूक्रेन पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, लेकिन अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो वो इसे अपना आंतरिक मसला बता सकता है। इसके अलावा रूस और चीन की शक्ति में भी अंतर है। चीन के लगभग सभी देशों से ट्रेड के रिश्ते हैं। ऐसे में कितने देश अपने हितों के खिलाफ ताइवान का पक्ष लेंगे, समझना आसान है। तो अब बड़ा सवाल, अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान क्या करेगा? उसे भी इस युद्ध में उतरना होगा क्या? और क्या इसीलिए जापान को लग रहा है कि ज़रूरी है कि वो अपने रक्षा बजट में क्षमता में बढ़ोतरी करे? एक्सपर्ट मानते हैं कि जापान की रक्षा बजट बढ़ोतरी एक अच्छा संकेत भी है, क्योंकि इससे चीन के सामने एक नया सैन्य गठजोड़ तैयार होगा। अगर जापान और अमेरिका की संयुक्त शक्ति खड़ी हुई तो इंडो पैसिफिक रीजन में ज़्यादा दिनों तक शांति और सत्ता का संतुलन बना रहेगा। ताइवान प्रकरण को अब यहीं रोकते हैं। आपकी दिलचस्पी हो रही होगी कि चीन क्यों आंतरिक मसला बता सकता है ताइवान को। तो इस प्रकरण को समझाते हुए हमने दुनियादारी के कई एपिसोड पहले किए हैं। आपको आज के एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक मिल जाएंगे। दुनियादारी में अब सुर्खियां। पहली सुर्खी तुर्की से है। खबर है कि तुर्की 15 साल बाद अपने किसी मंत्री को इजराइल के दौरे पर भेज रहा है। ये खास है क्योंकि इस वक्त दोनों देशों के बीच राजदूतों के स्तर पर भी कूटनीतिक संबंध नहीं है। 2018 के बाद दोनों देशों के बीच खटास और बढ़ी थी। तब क्या हुआ था? इजरायली सशस्त्र बलों की गोलीबारी में फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी और तब तुर्की ने कट्टी करते हुए इजरायल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। इजरायल का दौरा करने वाले अभी कौन है? तुर्की के विदेश मंत्री हैं। इन भाई साहब का नाम है मावलूत चावुशोगलू। बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, एकदम ये विदेशी भाषा के शब्द होते हैं। ऊर्जा मंत्री भी हैं। इनका नाम है फतीह डोनमेज। ये दोनों लोग जाएंगे। इससे पहले मार्च में इजरायल के राष्ट्रपति इस्साक हर्जोग भी तुर्की का दौरा कर चुके हैं। खबरें हैं कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत को लेकर बातचीत हो रही है। एनर्जी के मामले में भी दोनों सहयोग करना चाहते हैं। इजरायल चाहता है कि वो तुर्की के रास्ते यूरोप तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का रास्ता खोज सके, लेकिन फिलिस्तीन और जेरूसलम का मुद्दा अब तक दोनों देशों के बीच जो बिजनेस रिलेशन है उसके आड़े आता रहा है। हालांकि अब तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का वो संदेश भी हमारे सामने है, बयान, कि इजरायल के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध यरूशलेम के मुद्दे से अलग है। इसलिए संभावना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़े। दूसरी सुर्खी रूस से है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूएन में रूस के एक डिप्लोमेट ने इस्तीफा दे दिया। इनका नाम है बोरिस बोंदेरेव। बोरिस ने खुलकर रूस के यूक्रेन हमले को गलत ठहराया। एक चिट्ठी लिखकर कहा कि अपने राजनयिक करियर के 20 वर्षों में मैंने अपने देश की विदेश नीति के कई रूप देखे, लेकिन इस साल 24 फरवरी को मुझे अपने देश पर जितनी शर्म महसूस हुई उतनी आज तक कभी नहीं हुई। फिर बोरिस ने आगे कहा कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन द्वारा शुरू किया गया युद्ध न सिर्फ यूक्रेनी लोगों के खिलाफ है, बल्कि ये पूरे पश्चिमी दुनिया के खिलाफ एक अपराध है। इसलिए तो शायद रूस के लोगों के खिलाफ ही सबसे गंभीर अपराध माना जाना चाहिए। बोरिस के इस्तीफे से इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फ्रंट पर रूस को जबरदस्त झटका लगा है। जानकारों की माने तो बोरिस अब रूस नहीं ही लौटेंगे, क्योंकि गए तो वहां उनके साथ वही होगा जो पुतिन के बाकी विरोधियों के साथ होता है। दुनियादारी में सुर्खियों में आज इतना ही। आखिरी में हम आपको एक वर्ल्ड पोयम, विश्व कविता सुनाते हैं, मतलब बाहर के देशों के किसी धुरंधर फन्नेखां कवि की कविता का अनुवाद सुनाते हैं। आज हम आपके लिए जर्मन कवि बर्तोल्ट ब्रेख्ट की कविता लेकर आए हैं, हिंदी में जिसका अनुवाद किया है प्रकाश के रे ने। सुनिए। जैसे कोई जरूरी खत लेकर आता है डाकखाने देर से, खिड़की बंद हो चुकी होती है। जैसे कोई शहर को आसन्न बाढ़ की चेतावनी देना चाह रहा हो, पर वो दूसरी जबान बोलता है और वे उसे नहीं समझ पाते। जैसे कोई भिखारी 5वीं बार वो दरवाजा खटखटाता है जहां से 4 दफा पहले कुछ मिला था उसे। 5वीं बार वो भूखा है। जैसे किसी के घाव से खून बह रहा हो और वो डॉक्टर का इंतजार कर रहा हो और उसका खून बहता ही जाता है। वैसे ही हम आगे आकर बताते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ है। पहली बार बताया गया था कि हमारे दोस्तों का कत्ल किया जा रहा है। दहशत की चीख थी। फिर 100 लोगों को कत्ल किया गया। लेकिन जब 1000 कत्ल किए गए और कत्लेआम की कोई इंतहा नहीं थी, तो खामोशी की एक चादर पसर गई। जब बुराई बारिश की तरह आती है तो कोई भी नहीं चिल्लाता रुको। जब अपराध ढेर में तब्दील होने लगते हैं तो वे अदृश्य हो जाते हैं। जब दुख असहनीय हो जाते हैं,
चीखें नहीं सुनी जाती, चीखें भी बरसती हैं गर्मी की बारिश की तरह। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।